हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेड इन्वायरमेंटल स्टडी वन लाइनर लेकर के आए हैं, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हमारा चैनल है @लर्न अल्पना। तो आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो आपका ईवीएस हमने लेकर के आए हैं, ये हिंदी मीडियम नोट्स है आपका। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग स्कूल जाने के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। असम। ठीक है, देखिए असम में जो बच्चे होते हैं, जब बाढ़ आ जाती है वहाँ पे, तो बांस और रस्सी का पुल का उपयोग करके वो स्कूल जाते हैं। और देखिए अगला पॉइंट है हमारा, ट्रॉली। ट्रॉली। ठीक है, देखिए जो ये हमारा ट्रॉली होता है वो लद्दाख में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो ट्रॉली में बैठ करके जाते हैं। अगला है आपका कि सीमेंट पुल। ये देखिए सामान्य क्षेत्र, समतल या पानी के ऊपर। ठीक है, और अगला है आपका वल्लम, लकड़ी की छोटी नाव। केरल। केरल में देखिए वल्लम का उपयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं। और अगला पॉइंट है ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी देखिए राजस्थान में उपयोग किया जाता है, बच्चे ऊँट गाड़ी पर बैठ करके स्कूल में जाते हैं। अगला है आपका बैलगाड़ी। बैलगाड़ी देखिए मैदानी इलाकों में, गांव में, जो बच्चे मैदानी इलाकों में निवास करते हैं या फिर गांव में रहते हैं, तो वो बैलगाड़ी का उपयोग करके स्कूल जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, रास्ते पथरीले और असमान है पहाड़ों में। ठीक है, जैसे पहाड़ों में जो उत्तराखंड के लोग होते हैं, जो पहाड़ी में रहते हैं, पथरीले और असमान है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। आगे देखिए, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेती है। क्यों डाल लेती है? क्योंकि जो उसका देखिए आंखें होती है, उसको सिर के दोनों अगल बगल होती हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है आपका, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती है। ठीक है, आगे देखिए, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। देखिए जो बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जिनकी आंखें की पुतली जो होती है, आंख की पुतली, वो घूमती नहीं है, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमा करके ही आसपास चीजों को देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की जो दूरी होती है उसका एहसास होता है। ठीक है, और जब अलग-अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ता है। ओके? अगला पॉइंट देखिए आपका क्या है कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है? उनकी नज़रें जो होती है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है, जो चीज़ हमें 2 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई पड़ती है, वही चीज़ पक्षी को 8 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है या फिर देख लेते हैं वो। अगला पॉइंट है आपका, एक पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती है और उनके सिर पर दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं, यानी कि कान होते हैं। ठीक है? इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी जो है वो सुनते हैं। अगला है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अपना क्या है। देखिए हमारा और अगला पॉइंट है इसमें कि जो मगरमच्छ, ठीक है? मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। सोचिए मगरमच्छ इतना विशाल होता है, फिर भी उसके कान के छेद जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम उसे आसानी से देख नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि जानवरों पर अलग-अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। ठीक है? जो देखिए जानवर के जो अलग-अलग, जैसे बिल्ली देखिए, कुत्तों में अंतर देखिए, तो जो उनकी पैटर्न होती है, उनकी त्वचा पे जो बाल होते हैं, उसी के कारण होते हैं। ठीक है? अगला देखिए, किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ये देखिए आपके सीटीईटी सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए क्या है आपका पॉइंट, कान वाले जानवर शरीर पर बाल और बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है? जिनके कान बाहर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, वो जन्म देते हैं। और दूसरा है, शरीर के बाहर बिना कान यानी कि छेद वाले जानवर जो होते हैं वे अंडे देते हैं। ओके, अगला पॉइंट है आपका, सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है वो झुंड की मुखिया बन जाती है। ओके, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते हैं, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं।
ओके। अगला पॉइंट है आपका कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। ठीक है, जो एक वयस्क हाथी होती है वो एक दिन में 100 किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकती है। अगला है आपका कि हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोती है। ठीक है, ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में आंसर टिक करते हुए गलत हो जाती है कि हाथी कितनी देर तक सोती है, तो वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोती है। अगला है कि कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। आप अक्सर देखते होंगे जो हाथी होती है, वो कीचड़ में देखेंगे पंजा मारती है, तो क्यों मारती है? उसे ठंडा मिलता है, ठीक है? ठंडापन मिलता है इसलिए वो कीचड़ में पंजा मारती है या फिर कीचड़ में लोटने लगती है, लोट-पोट के अपना इधर-उधर सारा गंदा पोंछ लेती है, उसे ठंडे मिलती है इसलिए। अगला पॉइंट है आपका कि उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं, ठीक है? हाथी के देखिए उतने बड़े-बड़े काम होते हैं, कान जो होते हैं, तो वो खुद को ठंडा के लिए उसे फड़फड़ाते रहते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं, ठीक है? एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं साथ में। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका क्या? खेजड़ी गाँव राजस्थान में जोधपुर के पास है। देखिए कोई खेजड़ी गाँव है जो राजस्थान में जोधपुर के पास है। अगला है इसमें लगभग 300 साल पहले इस गाँव के लोगों को बचाया था। ठीक है? तीन ओह सॉरी। अगला पॉइंट है आपका खेजड़ी गाँव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। ये थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा कि बिश्नोई कौन कहलाते हैं, तो जो खेजड़ी गाँव के लोग हैं उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। देखिए अगला पॉइंट है आपका कि खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है, ठीक है? जो खेजड़ी का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसे ज़्यादा पानी नहीं मिलता है तो भी वो बड़ा हो सकता है। अगला है कि यह फलियाँ देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए जो ये खेजड़ी का पौधा होता है, ये फलियाँ भी देता है और ये कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। अगला पॉइंट है आपका, देखिए क्या है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गाँव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि बोचाचा गाँव कहाँ पर है, तो वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। अगला पॉइंट है मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। देखिए जो बिहार में ज़्यादातर मधुमक्खियाँ पालन की जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है, मधुमक्खी उसी समय में अंडे देती हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है? देखिए जितने भी छत्ते होते हैं उन सभी छत्तों में एक-एक रानी मधुमक्खी होती हैं जो कि अंडे देती हैं। अगला पॉइंट है आपका कि छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं, ठीक है? जो छत्ते में मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें कुछ नर होते हैं, बाकी सब मादा मधुमक्खी होती हैं। अगला पॉइंट है आपका छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं, ठीक है? जो अधिकांशतः मधुमक्खियाँ होती हैं वो श्रमिक होती हैं, उनका बहुत सारे कार्य बँटा हुआ होता है। आइए आगे देखते हैं क्या है अगला पॉइंट हमारा। देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट है हमारा कि श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, ठीक है? श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है क्योंकि जितने भी श्रमिक वाले मधुमक्खियाँ होती हैं वो मादा मधुमक्खी होती हैं, ठीक है? उन्हीं का कार्य बटा होता है। अगला देखिए ट्रेन जो है, ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधी धाम से शुरू होती है, ठीक है? जो ट्रेन है कच्छ गुजरात से गांधी धाम से शुरू होती है। अगला पॉइंट है आपका गुजरात का खाना। देखिए गुजरात में कौन-कौन से खाना खाया जाता है, प्रसिद्ध है। ढोकला चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ। ठीक है? अगला है पॉइंट मंडगाँव गोवा में है। देखिए एक मंडगाँव है जो कि गोवा में स्थित है। इससे भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि मंडगाँव कहाँ पड़ता है या फिर गोवा में कौन-सा प्रसिद्ध गाँव है। तो जो मंडगाँव है वो गोवा में है। अगला पॉइंट है देखिए आपके गोवा से केरल तक के मार्ग में, ठीक है? गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका कोझिकोड दक्षिण भारत। देखिए कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है, ठीक है? इसे कालीकर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपका देखिए ये कि गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। ठीक है, गुजरात से जाती है ट्रेन, तो केरल तक पहुँचने में कौन-कौन से राज्य पार करती है? तो देखिए महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुँचती है।
अगला पॉइंट देखिए आपका क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका भाषा जो बोली जाती है। देखिए कौन से राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो देखिए जो मलयालम भाषा है ये केरल में बोली जाती है। कोंकणी जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव और जो है आपका दादरा और नगर हवेली। ठीक है, गुजराती जो है वो गुजरात में, कन्नड़ जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, और एचएम जो है कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी बोली जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका पॉइंट है वो है फेरी। ठीक है, फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। ठीक है, जो फेरी होती है वो केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। यहाँ पर देखिए विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। ट्रेन टिकट पर आप क्या क्या पा सकते हैं, ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत, दूरी किलोमीटर में। ठीक है, और देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन भी हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर दिखाता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और व्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन है, आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, बुकिंग की तारीख, समय, यात्रा शुरू होने की तारीख, समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर, किराया, यात्रियों का नाम, आयु, लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ सभी नंबर। ठीक है, तो इसका जो आपका देखिए राइट नंबर हो जाएगा क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए बी सी डी, ये चारों ही सही है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कड़म मल्लेश्वरी के बारे में दिया है, इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए कड़म मल्लेश्वरी के बारे में क्या है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है बच्चों के बारे में। जो टीचर पूछती हैं बच्चों से कि क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, अब वे एक बार में 130 ग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। कड़म ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, आइए देखिए हम लोग का अगला पॉइंट क्या है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है इसमें कि फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जा सकती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फूलों की घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो वो आपके उत्तराखंड में है। अगला पॉइंट है, गेंदा, जीनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंग के लिए किया जाता है, रंगने के लिए। ठीक है, जो गेंदा होते हैं, जीनिया होते हैं, ये इस प्रकार के जितने भी फूल होते हैं वो कपड़ों को रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज जिला है आपका, वहां पर इत्र के लिए बहुत ही फेमस है। आइए अगला देखते हैं क्या है। काफी देखिए छोटा छोटा है, बट इसको आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, और आप लोग सुनते भी रहेंगे तो भी आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। अगला है देखिए आपका मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है, चित्र में डिजाइन को मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। ये आपका जो है वो मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, अब देखिए यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। ओके, यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये क्या है, मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। ठीक है, जो मधुबनी है वो बिहार में एक जिला है। ठीक है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। अगला देखिए, ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। अगला है, इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर पक्षी है, ठीक है, फूल है। ठीक है, तो जो मछली होते हैं ये सब मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है। अगला देखिए क्या है,
बेलवनिका एक गांव है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका देखिए, गीजू भाई बेधका गुजरात में रहते थे, उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी थी, ठीक है। गीजू भाई बेधका कहाँ के रहने वाले थे, वे गुजरात के रहने वाले थे। अगला पॉइंट आपका, एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच देता है, ठीक है। ये एक भारतीय रॉबिन है जो अपने अंडों को सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। देखिए वो खुद अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है, और जो कौवा होता है साथ में अपने अंडे को भी सेता है और कोयल के भी अंडे को सेता है। अगला पॉइंट है आपका, पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब उनको अंडा देना होता है तभी उनको घोंसले की आवश्यकता होती है, तो वो घोंसले का निर्माण करते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है। जब देखिए जब पक्षियों के जो बच्चे होते हैं चूजे, वो जब बड़े हो जाते हैं तो पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है। और एक अगला पॉइंट देखिए, नल्लमदा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जो नल्लमदा है वो आंध्र प्रदेश है। हिलगुंडी देखिए कर्नाटक में है, ठीक है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा गया है। भीम संघ किसे कहा गया है, हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा गया है। अगला पॉइंट है आपका, बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं, ठीक है। जो बरगद के पेड़ से लटकती हुई शाखाएं रहती है वो क्या होती है, वो वास्तव में क्या होती हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है देखिए आपका, डेजर्ट ओक, ठीक है। ये देखिए रेगिस्तानी ओक इसको बोला जाता है। डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका देखिए, ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, ठीक है। जो ओक के पेड़ होते हैं और जो उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, वो काफी गहराई तक जाती हैं और जो पानी होते हैं उनके तने में जमा हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ओक के पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जहां तक पानी रहता है वहां तक उसकी जड़ें जाती हैं और जो पानी होती है उसको अपने तने में जमा कर लेता है। अगला पॉइंट है आपका देखिए, असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जो असम राज्य है हमारा, वहां पर जब चावल होती है तो वहां पर बिहू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है देखिए, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है, ओके। अगला पॉइंट है आपका, बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं, ठीक है। बिहू के ही अवसर पर बांस से भेला घर बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो मुक्तापुर गांव है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है, ओके। अब देखिए, पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, ठीक है, इत्र उत्पादन आदि। देखिए जो पोचमपल्ली जिला है उसमें पारंपरिक व्यवसाय है, ठीक है। क्या क्या होता है वहां पर पोचमपल्ली जिले में, कालीन की बुनाई होती है, खिलौना बनाया जाता है और इत्र उत्पादन किए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका देखिए, ये चीजें उस जगह के नाम पर प्रसिद्ध हो गई हैं जहां उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि, ठीक है। ये सब देखिए फेमस है, ओके। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। जो अबू धाबी है वो संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, अबू धाबी की मुद्रा जो है वो क्या है, दिरहम है, ओके। अगला पॉइंट है आपका, चित्तपन चित्तपन मलयालम में पिता का छोटा भाई, ठीक है। जो मलयालम है, मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई को क्या कहा जाता है, चित्तपन। और देखिए, कुंजम्मा कुंजम्मा किसको कहा जाता है, मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या बोला जाता है, कुंजम्मा। अगला पॉइंट है आपका, केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, ठीक है, ओ सॉरी,
देखिए नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। ठीक है, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ क्या है? खजूर। ओके। अगला पॉइंट है आपका, केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। ओके। अगला पॉइंट है आपका, गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि, ये आदि से बना होता है। ठीक है, गरम मसाला किससे किससे बना होता है? इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से। आइए अगला हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या है आपका। देखिए फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है आपका वो है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांड वहीदा प्रिज्म जो है वो भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। अगला देखिए, लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है ये। ठीक है, लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है कौन? वहीदा प्रिज्म। ओके। अगला पॉइंट है आपका, वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी राजौरी जिले के थन्नड़ी से हैं। ठीक है, जो वहीदा प्रिज्म है वो जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थन्नड़ी से हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है, परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है? 36। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है? 36। अगला पॉइंट है आपका, प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। ठीक है, एक प्रिज्म जो होता है वो एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। अगला पॉइंट है आपका, तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है। ठीक है, तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोले जाने वाली भाषा है ये। अगला पॉइंट देखिए, भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है। ठीक है, और पिता को देखिए क्या कहा जाता है? आबाले। भोटी भाषा में देखो माँ को बोला जाता है आमाले और पिता को बोला जाता है आबाले। अगला पॉइंट देखिए, रेशम के कीड़ा से आ गया। ठीक है, देखिए रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। ठीक है, जो रेशम का कूड़ा कीड़ा होता है वो अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक ढूंढ लेता है। जैसे देखिए एक गाना है, तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ठीक है, तो ये देखिए रेशम का कीड़ा जो है वही है कि अपनी मादा कीड़ा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही पहचान लेता है। ठीक है। आइए देखिए अगला पॉइंट है आपका, चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, देखिए जो चींटियां होती हैं वो जमीन पर जब चलती हैं तो एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं। ठीक है, जिससे कि जो पीछे पीछे उनकी चींटियां आती हैं उन्हें एक रास्ता मिल जाता है। अगला पॉइंट है आपका, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि मच्छर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो देखिए जो हमारे शरीर की गर्मी पसीना होता है और जो हमारे पैर के तलवे होते हैं उसकी सुगंध से वो हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। ठीक है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जितने रंग हमें दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ओके, सांप के देखिए जो कान होते हैं वो बाहरी नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। ऐसा लगता है सांप सुन रहा है, नहीं, वो जमीन पे जब कंपन होता है तो वो उसी के सहारे सुनकर अपना इधर उधर चला जाता है। अगला पॉइंट है देखिए आपका, कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता, ठीक है, को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। ठीक है, जो कि जंगल में पेड़ पर लंगूर बैठा होता है तो जब वो मुसीबत में आता है, जैसे शेर चीता को देख लेता है तो वो एक खास तरह की आवाज निकालने लगता है और अपने साथियों को संदेश दे जाता है। ठीक है। अगला देखिए, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, ठीक है? मछलियाँ जब उनको खतरे की चेतावनी देनी होती है, तो वो बिजली की तरंगों से देती हैं। अगला पॉइंट है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं, ठीक है? जैसे कुछ जानवर होते हैं तो जब भूकंप आने वाले रहते हैं तो वो अजीब तरीके के थोड़े हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों को इस व्यवहार से समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है, ठीक है? यहाँ पे देखिए कुछ नोट दिया गया है। सन 1900 सॉरी, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा गए थे। ठीक है? अगला पॉइंट है आपका, डॉल्फिन भी अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। ठीक है? अगला पॉइंट है आपका, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अगला देखिए, स्लॉथ जो होता है, ठीक है, वो भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है वे, ठीक है। ये देखिए दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ओके, ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। और देखिए लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, ठीक है। ये सप्ताह में एक ही बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखिए 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं और ये देखिए 1 सप्ताह में 1 ही बार पेड़ से नीचे उतरते हैं, वो भी किस लिए? शौच करने के लिए। आइए आगे देखते हैं क्या है हमारा पॉइंट। देखिए बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है इससे। ठीक है? इसकी सुनने की शक्ति देखिए इतनी तीव्र होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि हवा में हुए कंपन को पहचान लेती है और घास के हुए पत्तियों को भी ये पहचान लेती है कि कोई आ रहा है पैरों की आवाज़ से। अगला पॉइंट है आपका, बाघ की मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूँढने में भी मदद मिलता है। सोच लीजिए, इसकी मूंछों से इसे अंधेरे में रास्ता ढूँढने के लिए भी मदद मिल जाती है। अगला पॉइंट है आपका, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। ठीक है? मूत्र करके अपनी जो ग गंध होती है उसे छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। आइए आगे देखते हैं हमारा क्या पॉइंट है। देखिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाइएगा, ठीक है? और बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, अगर थोड़ा भी स्किप करेंगे आप लोग बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आप लोग के क्वेश्चन भी गलत हो जाएँगे एग्ज़ाम में। देखिए, एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, ठीक है? जो एक बाघ होता है दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को, ठीक है, झट से पहचान लेता है। अगला पॉइंट है आपका, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, जैसे गुस्सा में, कराहना में और गुर्राने में आवाज़, ठीक है, अलग-अलग। और जैसे देखिए बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है, ठीक है। अगला है देखिए, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। जब बाघ गुर्राता है तो उसकी जो आवाज़ होती है लगभग 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देती है, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट क्या है, सॉरी देखिए बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। और देखिए अगला पॉइंट क्या है कि बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है, ठीक है। इतना सतर्क जानवर है फिर भी देखिए वो आज इतने खतरे में है। अगला पॉइंट देखिए, हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। हाथी को क्यों मारा जाता है? उसके दांतों के लिए। और देखिए गैंडे को सींग के लिए मारा जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। सोचिए जानवरों को कितने बेरहमी से मार दिया जाता है केवल थोड़ी सी
चीज़ बनाने के लिए। देखिए कस्तूरी हिरण है, उसको थोड़ी-सी खुशबू पाने के लिए लोग उसे मार देते हैं। अगला देखिए, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा है। ठीक है? हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। ठीक है? अब देखिए आगे क्या है, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, ठीक है? इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। देखिए राजस्थान का जो भरतपुर जिला है घाना, वहाँ पर देखिए जंगलों का शिकार करना मना हो गया है, ठीक है? यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। आइए देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला है देखिए सपेरे, लोगों को कालबेलिया कहते हैं, ठीक है? सपेरे लोगों को क्या बोला जाता है? कालबेलिया। अब देखिए क्या है, कालबेलिया नाच में भी साँप जैसी मुद्राएँ होती हैं। कालबेलिया नाच में भी साँप जैसी मुद्राएँ होती हैं। अगला देखिए, हमारे देश में पाए जाने वाले साँपों में से केवल 4 तरह के साँप ही जहरीले होते हैं। जैसे कौन-कौन से होते हैं? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। आइए इन सबों का हम चित्र देखते हैं क्या है। देखिए, ये है आपका नाग और ये है आपका अ, करैत, ये है आपका दुबैया और ये है आपका अफाई। ठीक है? 4 प्रकार के देखिए यही नाग हैं जो सबसे जहरीले हैं हमारे भारत में। सॉरी हमारे देश, हाँ, वही हो गया भारत या देश। ठीक है? आइए इसमें पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगला पॉइंट क्या है कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है? उसके देखिए 2 खोखले दांत होते हैं, उसी से जहर अंदर जाता है। अगला पॉइंट है आपका, जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम, जो कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है? जहर को खत्म करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसका नाम है सीरप, और जो सीरम होता है वो सांप के ही जहर से बनाया जाता है। और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है, ठीक है? अगला पॉइंट है आपका, आम तौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है, ठीक है? कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं, ठीक है? कालाहांडी में देखिए सबसे अधिक चावल का पैदा किया जाता है चावल, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार हो गए हैं, ठीक है? अगला पॉइंट है हमारा, अत्रेयपुरम गाँव आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है? अत्रेयपुरम जो गाँव है वो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीचे देखिए क्या है कि दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1, 2, 3 तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय। जैसे देखिए चीज़ें हैं घरेलू उपाय, दूध उबालते हैं इसको बचाने के लिए, ठीक है? पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, प्याज, लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। अगला पॉइंट है आपका, अचार रखने से पहले शीशों को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। ठीक है? इसीलिए अचार के जो जार होते हैं उसको धूप में रखा जाता है कि उसमें जो थोड़ी बहुत भी नमी है उसे दूर किया जा सके। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े-मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, ठीक है? इनमें नेपेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये देखिए एक नेपेंथीस का पौधा होता है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है? क्यों मशहूर है आइए देखते हैं पॉइंट वाइज़। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये देखिए, भारत के मेघालय राज्य में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला देखिए क्या है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका पौधा है नेपेंथिस का, इसके ऊपर देखिए एक पत्ती लगा हुआ है, जिससे कीड़े जाते हैं वो बंद कर देता है, कीड़ों को मार देता है। ठीक है? देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है? घड़े से खास खुशबू नहीं, सॉरी देखिए हमने पढ़ा ही नहीं। इसका आकार लंबे घड़े जैसे होता है जिसके ऊपर
पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ठीक है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं, ठीक है। और देखिए पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फँसा लेते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर-दूर तक पहुँच जाते हैं और जो कुछ बीज होते हैं वो हवा में तो उड़ नहीं पाते हैं, यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है, ठीक है। देखिए आगे पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती है तो छिटक कर बिखरने लगती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक आपका क्वेश्चन है और देखिए एक यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, क्या है? पिचर प्लांट नेपेंथेस भारत में नहीं पाया जाता है। मेढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसा कर खा लेता है। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की आवाजें निकलता है। मुंह छोटे-छोटे कांटों से ढका होता है। इसका देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। मेढक कीड़ों और चूहों को चतुराई से फंसाता है और खा जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, काफ़ी छोटा-छोटा लिखा गया है बट आप लोग थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका देखिए, यह घटना 1948 की है कि एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दिनों सॉरो सॉरी उन दोनों पर बीज चिपके हैं। ठीक है। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वह हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो, ठीक है, वेलक्रो बनाने का। तो देखिए वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज आती है। तुमने देखो बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा ना। मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। ठीक है। अब आइए देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर पॉइंट। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए गए थे। ठीक है। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। और देखिए हमारे यहाँ जो भिंडी है वो अफ्रीका से आई है। गोभी मटर यूरोप से आए हैं। चाय असम से आए हैं। सोयाबीन चीन से आई है। बीन जो है वो अमेरिका से आई है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये सब भारत में ही उगाई जाती है। ठीक है। आगे देखिए पॉइंट, बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। ठीक है। घड़सीसर नामक स्थान के बारे में कहाँ बताया गया है? बूंद बूंद दरिया अध्याय में। ठीक है। सर का मतलब क्या होता है? तालाब। ठीक है। इसे जैसलमेर जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे आते जाते हैं, मतलब पढ़ने आते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। अगला है पॉइंट, अल-बरूनी एक यात्री भारत आए। ठीक है। अल-बरूनी कौन था? यात्री था जो कि भारत आए थे। देखिए अल-बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान देश से आए थे। ठीक है। अल-बरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। देखिए पानी के स्रोत जैसे बावड़ी हो गया, तालाब हो गया, नौला हो गया, धारा हो गया आदि। ठीक है। आगे देखिए कुएं सूखने की कुछ वजह। देखिए कुएं का पानी सूखने की क्या क्या वजह है। पहला पॉइंट है आपका, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश की पानी इकट्ठा होता था अब वो नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, इसलिए कुएं के पानी सूख गए हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है कि देखिए दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है।
ठीक है। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती हैं। अगला देखिए, तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। ठीक है, तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है जो दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। अगला है देखिए, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है। अगला है, इतना देखिए, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होते हैं। ठीक है, कहाँ के पानी में होता है? मृत सागर के। अगला देखिए, मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर में डूबते नहीं हैं। ठीक है। देखिए, हम लोग थोड़ा सा दांडी यात्रा के बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ओके, दांडी यात्रा। देखिए, यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत से सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक के भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी ने कहा था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? ठीक है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और गलत कानून को तोड़ा। ठीक है। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियां में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं पर रह जाते हैं। आइए इसके बारे में अब हम अगला देखते हैं क्या है। आगे देखिए हमारा क्या है कि कांच की सतह पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर, ठीक है, एनाफ्लिस से होता है। देखिए जो मलेरिया होता है वो अरे मलेरिया रोग जो होता है, बुखार जो होता है मलेरिया, वो मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। आगे देखिए क्या है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ा दिखाई देती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है। अब देखिए मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। ठीक है। इसमें देखिए क्या है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन यानी कि लोहा होता है। अगला पॉइंट देखिएगा। मक्खियां पेट की समस्याओं जैसी रोग फैलाती हैं। ठीक है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज्यादातर फैलता है। ठीक है। अगला है वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, किसने? रोनाल्ड रॉस ने। अगला है, जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। जब लोग नहीं जानते थे तो वो सोचते थे कि ये खराब हवा की बीमारी है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्या है। देखिए दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण क्या-क्या परेशानी आई थी। देखिए 17 नवंबर 2007 दिल्ली की बात है कि नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों के बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिया बच्चों को आयरन, लोहे की दवाई दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। जो रोनाल्ड रॉस हैं, देखिए हम यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। जो रोनाल्ड रॉस जी हैं उनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। देखिए 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है। ग्रुप लीडर के गुण। ठीक है। पर्वतारोहण के संदर्भ में ग्रुप लीडर के कौन कौन से गुण होने चाहिए?
आइए देखिए क्या है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। ठीक है, इतना आप लोगों को तो देखिए समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। ठीक है, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो भाषा बोली जाती है। आगे देखिए क्या है, विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका, पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे स्लीक, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक, सीट, डायरी, चार्ट, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। ठीक है, इतना सामान आपको पास रहना चाहिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। ये सारे के सारे आपके ईवीएस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग करते रहिए। आगे देखिए, टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, टेकला एक गांव है जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए, पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। ठीक है, बछेंद्री ने 23 मार्च 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर, ठीक है, 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल नाम सागर मथा पर कदम रखा था। ठीक है, आगे देखिए, साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। आगे देखिए, गोलकोंडा, इससे देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आपका बनता है गोलकोंडा से। ठीक है, गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है। आगे देखिए, इस किले की बाहरी सतह सॉरी इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। ठीक है, आगे देखिए, सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। ठीक है, कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आगे देखिए, मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। ठीक है, आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। ठीक है, देखिए सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। देखिए यहाँ पर क्या है सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए वो क्या कहती हैं, हम एक जगह टिक कर तो बैठे नहीं रह सकते। ठीक है, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते, पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हैं, बुलबुलों को पढ़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन मुश्किल भी था। ठीक है, कोई भी काम करेंगे अच्छा तो लगेगा लेकिन कुछ कठिनाइयां भी आपको आती रहेंगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल बन जाता है।
सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, देखिए सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। अगला है, मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। ठीक है, मुंबई जो है वो भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन है। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। देखिए लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कई पौधे और पेड़ नहीं उगते। लद्दाख में जूले जूले का अर्थ होता है स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, लद्दाख में बने घरों की खासियत देखिए, लद्दाख में जो घर बने होते हैं उनकी क्या खासियत होती है। यह 2 मंजिलों वाली इमारत होती है। ठीक है, घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवार पर मोटी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, दीवार पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। आइए आगे देखते हैं क्या खासियत है। देखिए घर अंदर से एक सेट की तरह लगा फिर से पढ़ते हैं इसको। घर अंदर से एक सेट की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारे घास जमा थी। ठीक है, हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के लिए भंडार के लिए। देखिए जो पहला उनका नीचे वाला फ्लोर रहता है उसमें क्या होता है, जानवरों के लिए रहता है, और जो आवश्यक चीजें होती हैं उसके लिए, उसको रखने के लिए होता है। ठीक है, और जो ऊपर रहते हैं वो रहने के लिए, स्वयं के लिए होता है। अगला पॉइंट देखिए आपका क्या है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले जाते हैं। यहाँ भूतल पर खिड़कियां नहीं होती हैं। ठीक है, छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फसलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। मोटी दीवारें मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से क्या करती है, बचाती है। देखिए लद्दाख में संकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें नहीं हैं। अगला है चांगथांग, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मैदान है। ठीक है, पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है। किसके कारण होती है ये? ऑक्सीजन की कमी के कारण। आगे देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और न ही कोई मैकेनिक। अगला है चांगपा, पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति। ठीक है, चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग हैं। अगला है चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते हैं। ठीक है, उन्हें भेड़ों से सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है वहां पर। ठीक है, अगला है आपका, इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। अगला है देखिए, वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। आइए अगला देखते हैं उसी के बारे में। आगे देखिए, यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। ठीक है, यही उनका जीवन होता है और उनकी आजीविका होती है।
चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है? चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। चांगपा जो होते हैं वो अपने तंबू को क्या बोलते हैं? रेबो। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आया हुआ है। आगे है, याक के बालों को पट्टियाँ बनाने के लिए बुना जाता है जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार जो होती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आगे देखिए, चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। आगे देखिए, रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी सर पर। ठीक है। अगला देखिए, कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बकरियों से खरीदते हैं। ठीक है। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल जो है वो लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। ठीक है। आगे देखिए, शिक्षक संकेत क्या दिया गया है इसमें, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत से कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द ऐसे यहाँ से पढ़ते हैं। ऐसे शब्द हैं, क्या क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ठीक है। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को सब कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाली कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। ठीक है। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोग किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बारह बीज, बाप रे, तो थक गईली बाबू, अभी तक कितना पढ़े के बाद। आधा घंटा में हो जाएगा 12 पेज। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया भर में मशहूर जो पश्मीना शाल है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ठीक है। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है। इतनी गर्म इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। ठीक है। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। ठीक है। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितनी दिन लगेंगे। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, श्रीनगर के घर एक नज़र में। ठीक है। देखिए,
श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ठीक है। बोट की सतह सॉरी बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी पर इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये भी देखिए हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर ये जो है इनकी छत पर लकड़ी सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन होती है, खत्म बंद है जो जिक्सा पजल जैसी दिखाई देती है। ठीक है। आगे देखिए पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाए गए यह कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों में छत की ढलवा होती है। आगे देखिए यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियां ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या है आपका 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। ठीक है। भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए। क्या क्या? घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप 1 सेकंड, यस, देखिए अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कमी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए फ्रेंड्स अहमदाबाद जनवरी यानी 26 जनवरी 2001 की बात है। ठीक है। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम 1000 लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई। इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिल इमारतें थी। आज शाम तक इनके नीचे कम से कम 250 शव निकल चुके हैं। ठीक है। निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। ठीक है। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश और विदेश की तरह की सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है हार्ट ब्लो कोल्ड। यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। ठीक है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर देखिए शिक्षक ने क्या संकेत दिया है कि सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें बन जाती हैं। ठीक है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। आइए इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना ताकि बच्चे कुछ तरीकों मशीनों या अन्य चीजों के बारे में सोच सके ताकि लोगों को वह काम न करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते। आगे देखिए गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। आगे देखिए फ्रेंड शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता या संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है। ठीक है। इनके देखिए यहाँ पर कुछ पुरानी यादें हैं तो हम लोग अपने केवल टॉपिक पे ध्यान देंगे। ठीक है।
देखिए यहाँ पर क्या है, अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की, ठीक है। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। सोलापुर मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता से आंका जाता है, ठीक है। बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तफा खान के नाम पर है। अगला है फादली दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फादने के बारे में है। एक बीज किसान की कहानी कहता है, ठीक है। वन गांव गुजरात में है। आइए आगे देखते हैं क्या है। काफी लंबा ये क्लास आप लोगों का रहा, फिर भी देखिए आप लोग 2-3 दिन में करके ऐसे धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला देखिए क्या है आपका, पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा है नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। उड़िया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। ऊंधिया का अर्थ गुजरात में उल्टा होता है। ऊंधिया को बाजरे की रोटियों और घर के बने मक्खन दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। अगला पॉइंट है आपका, मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। आगे देखिए, क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती हैं, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। अगला देखिए, केचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोद कर नरम करते हैं, ठीक है। कुदुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। जंगल गायब हो रहे हैं, ठीक है। उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाए जा रहे हैं। देखिए, कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल। ओके। आगे देखिए, वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम एक टीन बीज उगाते हैं उसे एक टीन भूमि कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग झूम खेती के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। झूम फार्मिंग क्या होता है। देखिए, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता है। अगला है आपका, उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता है, इन्हें काट कर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है, ठीक है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। आगे देखिए, खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। यह मिजोरम में किया जा रहा है, ठीक है। मिजोरम का जो मुख्य फसल है वो क्या है, चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। आगे देखिए, हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीजें या कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं, ठीक है। पोलियो वायरस के कारण होता है, यह विरासत में नहीं मिलता है। ओके। अगला पॉइंट है, इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। आगे देखिए, ग्रेगोर ग्रेगोर मंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, ठीक है। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगोर मंडल मठ के बगीचे में 28,000 पौधों का प्रयोग किए, ठीक है। मटर के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदुरे या चिकने होते हैं। आइए अगला देखते हैं। आगे देखिए, हमारा दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है, ठीक है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली गुड़ और चने की मीठी रोटियां, ठीक है, मीठी रोटियां। इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। अगला है आपका, कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ आप रह सकते हैं, ठीक है। यही देखिए आपका कारवा बस है ये।
आगे देखिए, चूहों की दृष्टि कमजोर होती है लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है। नागपुर में दालचीनी मिलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथ और चेहरों का उपयोग किया जाता है। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। ओके। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है और जो मैना होती है वो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ठीक है। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट है, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है और जो मैना होती है अपने गर्दन को झटके से पीछे घुमाती है। ओके। और देखिए यहाँ पर, एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंखों को खो देते हैं और उनके स्थान पर नए उगाते हैं। ठीक है। अब लोग देखिए, हम लोग ब्रेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ब्रेल क्या है? देखिए, ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ओके। आगे देखिए, लुई ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था तब वह अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई, उन्हें दिखना बंद हो गया। ठीक है। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिल गया, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ओके। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं ईवीएस के बारे में। ठीक है। ईवीएस के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है? देखिए, ईवीएस की 6 थीम है। ठीक है। मुख्य थीम है 6। परिवार और दोस्त। पहला क्या है? परिवार और दोस्त। दूसरा है भोजन। तीसरा है पानी। चौथा है आश्रय। और देखिए अगला क्या है? पांचवा। पांचवा देखिए है यात्रा करना। छठवां है आपका चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है। थिंग्स वी मेक एंड डू। ओके। पहले अब देखिए आप लोग, ईवीएस की उप थीम कौन कौन से होते हैं? ठीक है। पहला देखिए आपका क्या था? परिवार और दोस्त। ठीक है। पहला उसका उप थीम है संबंध, काम और खेलो, जानवर, पौधे। दूसरा है आपका भोजन। इसका उप थीम क्या है? चखना, पाचन, पाक कला, परिरक्षण परिरक्षण तकनीकें, किसान और भूख। ठीक है। तीसरा आपका क्या था? पानी। ठीक है। इस और उसके बाद क्या था? चौथा आपका आश्रय। पांचवा यात्रा करना। छठवां क्या था? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है। अब आगे दिए देखिए क्या दिया गया है कि दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के बारे में। ठीक है। पुस्तक की भूमिका। आइए देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू होती है। ठीक है। अगला ये देखते हैं पॉइंट क्या है आपका। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स है, लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। ठीक है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है, समूहों में चर्चा करता है आदि। ठीक है। आगे देखिए एनसीएफ अनुशंसा के बारे में। अब आगे देखिए एनसीएफ 2005 अनुशंसा कहता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए आपका क्या जाता है? स्कूल के बाहर जीवन, बच्चों का स्कूल के बाहर जीवन। देखिए पहला क्या है? यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई गैप को कम करता है। ठीक है। आगे देखिए क्या है? यह किताबी या रटंत सीखने को हतोत्साहित करता है। अगला पॉइंट है, इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार को लागू करने का प्रयास करती है। ठीक है। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन एनईपी 1986, ठीक है, उल्लिखित बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा।
सॉरी। अगला देखिए आपका क्या है, एकीकृत शिक्षा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। ठीक है, अगला है, इसलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आगे देखिए क्या है, यह विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, ठीक है? लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणाएँ भाषा और गणित का हिस्सा है, ठीक है? कक्षा 1-2 में देखिए ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता है, वो भाषा, गणित के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। अगला देखिए, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या है पॉइंट आपका, पाठ्यपुस्तक विज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो हमारा पाठ्यपुस्तक होता है वो विज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता है, बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से विज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। आगे देखिए, कम बोझ। ठीक है, वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। अगला देखिए पॉइंट क्या है कि शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्यपुस्तक की प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। ठीक है, स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए क्या है, उच्च प्राथमिक और स्थान दिया जाना चाहिए और चिंतन, विस्मय, छोटे समूहों में चर्चा और अनुभवों की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। ओके, आइए अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक बाल केंद्रित है। ठीक है, जो ईवीएस का पाठ्यपुस्तक है वो कैसी है, वो बाल केंद्रित है, ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर न किया जाए। ठीक है, रटंत जो होता है विद्या, वो आपका नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है। आगे देखिए क्या है, स्कूल अधिकारियों की भूमिका। देखिए क्या है कि स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर एक ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। अगला पॉइंट है, रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देख सकते हैं, न कि विज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। ठीक है, और आपका लास्ट पॉइंट है आपका, पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइटों की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो लोग अभी देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ कर दीजिए, आप सभी लोग। ठीक है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शिक्षा आप लोगों को फ्री में दी जा रही है, तो आप लोग एक लाइक एंड सब्सक्राइब फ्री में तो दे ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।